मेरे सास और ससुर हर समय लड़ते रहते थे। वे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते थे। मेरे ससुर अक्सर सास से कहते, अब तो तुझसे तंग आ गया हूँ, और सास जवाब देती, मैं तो उस घड़ी को कोसती हूँ जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। हर दिन लड़ाई से शुरू होता और उसी लड़ाई के साथ खत्म हो जाता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। पहले मेरी सास और ससुर कमजोर और चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन अब दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। अब उनके बीच लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे। एक दिन वह नौकरानी चाय बनाते हुए बोली, मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बात सुनकर मैं सहम गई। मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर दिखा। उसी दिन वह चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया, उसने पुलिस को बुला लिया। मैं अंदर तक कांप उठी। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरा नाम शमा है। हम 3 भाई बहन हैं। पिताजी ने मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ था और माँ एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारा जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। मैं हमेशा चाहती थी कि घर में बहू आ जाए, माहौल और अच्छा हो जाए, लेकिन पिताजी का कहना था, पहले बेटी का फर्ज निभाना है। बेटों की शादी तो कभी भी हो सकती है, पर बेटियां अगर उम्र पार कर जाएं तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं अपने दोनों भाइयों से छोटी थी और पढ़ाई में मन लगाती थी। मुझे आगे पढ़ना था, कुछ बना था, लेकिन धीरे धीरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। दादी और माँ को चिंता रहने लगी कि अब इसे घर गृहस्थी के काम सिखाने का समय आ गया है। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं उन पर बोझ हूँ, क्योंकि सभी मुझसे बेहद प्यार करते थे। फिर भी मेरा मन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। हम एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थे। जैसे ही मेरी परीक्षा खत्म हुई, दादी ने झाड़ू मेरे हाथ में थमा दी और कहा, अब ससुराल की तैयारी शुरू करो, यही सब तो वहाँ काम आएगा। माँ और दादी ने मिलकर मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दिए, खासकर खाना बनाना, जो मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरी और दादी की नोकझोंक मज़ेदार हो गई थी। वह अक्सर मुझे कामचोरी पर छेड़ती और रात को पूरे घर को मेरे कारनामों की कहानी सुना सुना कर हंसाती। सभी की हंसी के बीच मुझे अक्सर शर्म महसूस होती, लेकिन मैं चुप रह जाती। अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। पिताजी हर रिश्ते को बहुत ध्यान से परखते। उनकी यही कोशिश रहती कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले। जब माँ ने बताया कि एक परिवार मुझे देखने आना चाहता है, तो पिताजी ने सहमति दे दी। जब वो लोग मुझे देखने आए तो दादी को लड़का बेहद पसंद आया। बात आगे बढ़ी और जल्दी ही मेरी शादी तय कर दी गई। माँ और पिताजी दोनों ने मुझे समझाया कि शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती, खासकर जब एक लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है। दादी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर उसमें सहनशीलता, सलीका और सब्र हो, तभी वह एक अच्छा घर संभाल सकती है। साथ ही ये भी कहा कि दिन में मेहनत करना और रात में सुकून पाना एक औरत को सीखना पड़ता है। मेरे पति पढ़े लिखे और गंभीर किस्म के इंसान थे। उन्हें शायरी और संगीत का बहुत शौक था। अक्सर मजाक में कहते, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे शौक को समझे। लेकिन मैं बिल्कुल उनकी उलट थी। नई नई शादी थी, इसलिए मुझे सब कुछ समझने और ढलने में थोड़ा समय लग रहा था। मेरी ससुराल वाले सीधे सादे लोग थे। मेरी सास अपने काम में लगी रहती, मुझे न तो ज्यादा टोकती, न ही कोई काम जबरदस्ती करवाती। हाँ, सास ससुर के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी, लेकिन किसी ने मुझे उस झगड़े में घसीटा नहीं। मुझे पूरा आराम था, जब मन करता तब सोती, जब मन करता तब उठती। जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था और मैं धीरे धीरे उसमें खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। घर में सब मेरे नखरे उठा रहे थे। नई नई शादी थी, सबका प्यार और ध्यान मिल रहा था, फिर भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता। जब बोरियत होती तो मैं सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती। वो बहुत बातें करती, पुराने किस्से सुनाती, मुझे हंसाने की कोशिश करती। लेकिन मेरे पति, वो जैसे किसी और ही दुनिया में रहते थे। हर वक्त किताबों में डूबे रहते या फिर म्यूजिक सुनते रहते। जब मैं उनके पास बैठकर बात करने की कोशिश करती तो बस हूँ, हाँ ठीक है जैसे जवाब देते। मुझे बोलना बहुत पसंद था और ये बात मेरे मायके में भी सब जानते थे। कई बार तो घरवाले मजाक में कहते थे, शमा को चुप कराना नामुमकिन है। एक दिन मैंने उनसे सीधे पूछ लिया, आप मुझसे इस तरह बेरुखी से क्यों पेश आते हैं? क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैंने आगे कहा, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ बातें करें, मुझे थोड़ा वक्त दें।
चलिए कल मेरे साथ मार्केट चलिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। आपको तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुझे एकटक देखने लगे। उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। मैंने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं बोलूंगी ज्यादा। लेकिन उन्होंने शांत आवाज में कहा, नहीं नहीं शमा, तुम बोलो, जितना मन करे बोलो, लेकिन ये एहसान मत करो मुझ पर कि तुम चुप रहोगी। मैं ऐसा कोई एहसान नहीं चाहता। उनकी यह बात दिल को चुभ गई। तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है, मेरे पति ने गुस्से में कहा। तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे तुम्हारी तरह हर वक्त बकवास करने का कोई शौक नहीं है। न मुझे फिल्में पसंद हैं, न ये ड्रामे। मैं हैरान रह गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर उन्हें मुझसे इतनी नाराजगी क्यों थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी, मैं सिर्फ 20 साल की थी। उस दिन कुछ टूट गया था मेरे भीतर, दिल जैसे चकनाचूर हो गया हो। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर सोने का बहाना करने लगी, जबकि नींद कोसों दूर थी। बार बार वही सवाल मन में उठ रहा था, मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी आदर्श पत्नी नहीं बन पाई? वो मुझे सब सुनाकर कमरे से बाहर निकल चुके थे, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान थम नहीं रहा था। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल भर आया। अगली सुबह मैंने सासू माँ से अनुमति ली और मायके चली आई। वहां पहुंचकर देखा कि घर में बस दादी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं फूट फूट कर उनके गले लग गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपने टूटे हुए दिल से लेकर ससुराल की उलझनों तक। वे चुपचाप सुनती रहीं, बिना किसी टोका टाकी के। फिर धीरे से बोली, बेटी, एक घर बनाना आसान नहीं होता, और उसे निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। दादी की बातें मेरे दिल में उतर गई थीं। उन्होंने कहा था, बेटी, अपने पति के दिल में जगह बनाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें नापसंद करता हो, शायद वो चाहता हो कि उसकी पत्नी उसकी सोच से मेल खाए, उसे समझे, उसकी बातों को सुने और अपनाए। तुम उसकी पसंद को समझने की कोशिश करो, उसकी दुनिया में कदम रखो, फिर देखना, वही पति जो आज बात नहीं करता, कल तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। मैंने दादी की बातों पर गौर किया और अगले ही दिन ससुराल लौट आई, मन में एक नई समझ और नए इरादे के साथ। मैंने कोशिशें शुरू कर दी, चुपचाप घर के कामों में ध्यान देने लगी, अपने पति के शौकों को समझने लगी और उन्हें वो स्पेस देने लगी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी जब जब उनकी वो कड़वी बातें याद आती, आंखें नम हो जाती। वो शब्द जैसे कानों में गूंजते रहते। एक दिन जब मैं सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई, तो दरवाजे के पास ही ठिठक गई। अंदर मेरे पति की आवाज़ आ रही थी, शमा अभी बच्ची है, उसे कुछ नहीं आता, वो कह रहे थे। ना बात करने का सलीका है, ना समझदारी। आपने एक नासमझ लड़की को मेरे साथ बांध दिया है। आप मेरी माँ हैं, आपको मेरी पसंद को समझना चाहिए था। मुझे लगा था कि आप मेरी पसंद का ख्याल रखेंगी, लेकिन फिर वह अचानक चुप हो गए। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। मैं वही दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई, एक अजीब सी तकलीफ के साथ। उनकी बातें सुनकर मन फिर से टूट गया, लेकिन इस बार मैं रोई नहीं। मैंने तय किया कि खुद को और मजबूत बनाना होगा, उन्हें ये दिखाना होगा कि मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक ऐसी पत्नी हूँ जो प्यार करने और समझने की काबिलियत रखती है। मेरी सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मुझे घबरा ही दिया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। दरअसल बेटे, शमा की माँ ने मुझ पर एक ऐसा एहसान किया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। इसलिए जब उसकी बात चली, मैंने एक पल भी नहीं सोचा। वो आगे बोली, अगर शमा थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो क्या हुआ? तुम उसे वक्त दो, उसे समझाओ। अभी वो छोटी है, लेकिन उसमें सीखने की ललक है। जैसे जैसे तुम उसे प्यार से समझाओगे, वो खुद ब खुद तुम्हारे जैसा सोचने लगेगी। और बेटा, सिर्फ बराबर की पढ़ाई से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए औरत में समझ होनी चाहिए, रिश्तों की कदर होनी चाहिए। मैंने देखा, मेरे पति चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। उस पल मेरी नज़र में मेरी सास का कद और ऊंचा हो गया। उनकी बातों में जो गहराई और सच्चाई थी, उसने दिल को छू लिया। मुझे माँ की बात याद आई, बेटी, तेरी सास बहुत नेकदिल औरत है। वो तुझ पर कभी कोई जुल्म नहीं होने देगी। उसकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ टूटा है, इसलिए वो तेरी हर तकलीफ को समझेगी। जितना प्यार तू उसे देगी, वो तुझे उससे कहीं ज्यादा लौटा देगी। मैं आज भी नहीं जानती कि माँ का वो कौन सा एहसान था जिसे सासू माँ आज तक नहीं भूल पाई, क्योंकि माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं बताया। लेकिन जो भी था, उसने मेरे लिए एक मजबूत नींव रख दी थी।
उस दिन के बाद से मेरे पति का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। एक सुबह उन्होंने खुद कहा, चलिए कॉलेज चलते हैं, और मेरा एडमिशन करवा दिया। वो अब मेरी छोटी छोटी बातों को समझने लगे थे। पहले जो दूरियां थीं, वो पिघलने लगी। जैसे दादी ने कहा था, मैं बिना कहे ही उनके हर काम में साथ देने लगी। मैंने दादी की दी गई सीख को पूरी ईमानदारी से अपनाया। धीरे धीरे मेरे रवैये और समझदारी ने असर दिखाना शुरू किया। मेरे पति मुझसे खुलकर बातें करने लगे, उनके व्यवहार में नरमी आने लगी थी। मैं भी उनकी छोटी छोटी पसंद का ध्यान रखती, उन्हें याद दिलाती कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, बस कभी कभी गुस्से में थोड़े तेज हो जाते हैं। मेरे ससुराल में एक नंद और एक देवर भी थे। नंद की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव साफ झलकता था। वो कभी बहुत हंसमुख थी, लेकिन अब उसका चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। सब जानते थे कि उसकी मोहब्बत की शादी अब टूटने की कगार पर थी, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। मेरी खुद की शादी को 1 साल बीत चुका था। इस दौरान मेरी नंद का पति कई बार हमारे घर आया, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर कुछ अजीब सी थीं। उसकी नजरें जैसे मेरी हर हरकत पर टिकी रहती। मुझे बेहद असहज महसूस होता। एक औरत अक्सर जान जाती है कि कोई पुरुष उसे किस नज़र से देख रहा है। इसलिए मैं ज़्यादातर समय कॉलेज से सीधे अपने कमरे में चली जाती थी और खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखती थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी एक सपने की तरह आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा था। मगर फिर एक दिन, जब मेरे पति अपने दोस्त की शादी में अकेले गए थे, अचानक मेरे फ़ोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उधर से किसी अनजान मर्द की आवाज़ आई, शमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे अपना जवाब दोगी? और बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसने फ़ोन काट दिया। मैं हैरान रह गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस कॉल को सुनने के बाद मेरी तो जैसे रूह कांप गई थी। मैं तो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश थी। मायके भी अब बहुत कम ही जाती थी, क्योंकि ससुराल को ही अब अपना घर मानने लगी थी। लेकिन वो अजनबी कॉल मेरे चैन को लूटने लगी। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज़ का हो गया। हर दिन कोई अनजान नंबर और वही आवाज़ जो प्यार का दिखावा करते हुए मुझे परेशान करती थी। मैं डर के साए में जीने लगी थी। मन ही मन घबराहट इतनी बढ़ गई कि कभी कभी मोबाइल को हाथ लगाने से भी डर लगने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने कभी किसी को कॉलेज में भी अपना नंबर नहीं दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगता और घर में भी हमेशा चुप सी रहने लगी थी। मेरे पति मेरी इस बदली हुई हालत को महसूस कर रहे थे। वो मुझसे कई बार पूछते, शमा, सब ठीक है ना? लेकिन मैं उन्हें कुछ भी बताने से डरती थी। एक तरफ डर था कि वो नाराज न हो जाएं, और दूसरी तरफ डर था उस लड़के का, जो लगातार मेरी जिंदगी में दखल दे रहा था। एक दिन कई दिनों बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया ही था कि तुरंत फिर वही कॉल आ गई। घबराकर जैसे तैसे कॉल उठाई तो उधर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, शमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन मेरी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। मैं कांपती आवाज़ में बोली, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। और बिना उसका जवाब सुने ही मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। धीरे धीरे उनके बर्ताव में बदलाव आने लगा था। मेरे बोर्ड के पेपर भी पास आ रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, कोई नौकरी कर लो, अपना मन लगाओ। घर में बैठना और घर संभालना ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर बहस करने लगी। मैंने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, आप ही तो चाहते थे कि मैं पढ़ाई जारी रखूं। मैं आगे कुछ बड़ा कर सकती हूँ। उनकी झुंझलाहट पहले जैसी हो गई और वे फिर से मुझ पर गुस्सा करने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी यह मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी नंद अक्सर हमारे घर आए रहती थी और वह मुझसे हमेशा नाराज रहती थी। परिवार में सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए मैं उसके साथ बहस करने से बचती थी। मैंने अपना मोबाइल नंबर पूरी तरह बंद कर दिया था। घर के फ़ोन पर कॉल आते तो सास या नंद ही उठाती और आगे कोई बात नहीं करता था। मेरे पति भी अब मेरी हर छोटी छोटी हरकत पर नज़र रखने लगे थे। मैं उस कॉल करने वाले को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अपनी सारी परेशानी और डर मैं दादी से साझा करती थी। एक दिन जब मैंने पूरी बात उन्हें बताई तो वह मुझसे नाराज़ हो गई और डांटते हुए कहा, तुमने उस वक्त अपने पति को क्यों नहीं बताया? हमेशा डरती रहोगी तो कैसे ठीक होगा? उनकी बातें मेरे दिल पर असर करने लगीं। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पति को सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर चले जाना बेहतर समझा।
उस वक्त मुझे समझ आ गया कि कोई भी पति ऐसी बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन मेरी नंद के घर वाले उसे लेने आए। उसका पति जेल में था, पर जेल में क्यों है यह मुझे पता नहीं था और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद मेरे और ससुराल वालों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी सास दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, नंद भी अपने घर चली गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस डरावने फ़ोन कॉल्स का सिलसिला अचानक ही खत्म हो गया था। तभी मेरी किस्मत ने मुझ पर कृपा की और मैं गर्भवती हो गई। मेरे पति इस खबर से बहुत खुश थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर मैं मुस्कुरा उठी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। तुम मेरी पत्नी हो, हम 2 साल से साथ हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। कोई पति अपनी पत्नी से बेहतर नहीं जान सकता। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि जो मुझे परेशान कर रहा था, वह मेरी नंद का पति था। वह पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, इसी वजह से जेल में था। उसकी बुरी आदतों की वजह से मेरी नंद और उसका रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई, जो बहुत ही कमजोर और परेशान लग रही थी। उसके जूते भी टूटे हुए थे। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे तुरंत कमरे में जाने को कहा। जब वह औरत चली गई, तो मैंने पूछा, वह कौन थी? सास ने बताया, वह एक भिखारिन थी। कुछ दिन बाद जब मैं मायके से लौटकर आई, तो मेरी सास ने काम के लिए एक नौकरानी रख ली थी। वह बहुत गरीब लड़की थी और वह अक्सर सास ससुर के कमरे में रहती और सोती थी। मेरे सास ससुर भी अब बहुत खुश थे क्योंकि उनके बीच की लड़ाइयाँ बंद हो गई थी, लेकिन नौकरानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा तो वह रोते हुए बोली, पति पत्नी से मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई, खासकर क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और कहीं उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचाए। कुछ दिनों में उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। उसका शरीर पीला पड़ गया था और चलते चलते ऐसा लगता था जैसे वह कभी भी गिर सकती है। एक दिन वह सासू माँ के लिए चाय बना रही थी कि अचानक बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। ये देखकर मैं डर गई। फिर जब उन्होंने उसकी रिपोर्ट मुझे दिखाई तो मैं पूरी तरह हिल गई। पता चला कि पिछले 3 महीने से मेरी सास उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास इतनी घटिया हरकत कर सकती है। पुलिस मेरे सास ससुर के घर पहुंची थी, लेकिन मेरे पति ने बड़ी समझदारी से उनसे बात की और पुलिस को वापस भेज दिया। मेरी सास ससुर दोनों सामने बैठे थे और मैं जो कुछ डॉक्टर ने बताया था उसके बारे में सोच रही थी। मेरी सास मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक छिपी हुई उदासी भी थी। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की, कैसे वह इस तकलीफ भरे रास्ते पर आ गई और क्यों उन्हें ये गुनाह करने पड़े। उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी मेरी जैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि शमा के पास सहारा देने वाले लोग थे, जबकि वे पूरी दुनिया में अकेली थी। बस उनकी सास, यानी मेरी दादी, ही उनका सहारा थी। जब उनकी शादी हुई तो उनकी नंदों ने उनका जीना मुश्किल बना दिया। वे अपने पति के सामने अच्छे बनने का नाटक करती, लेकिन असल में बहुत परेशान करती। समय के साथ उनका पति भी अपनी माँ और बहन की बातें सुनने लगा। जब वह माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन उनकी नंद जानबूझकर उन्हें काम पर लगाती थी। जो खाना वह बनाती, उसमें बाल या नमक मिर्च डालकर खराब कर दिया जाता था। एक बार तो उनके कपड़ों पर सालन गिरा दिया गया था। ये सब देखकर उनकी जिंदगी कितनी कठिन थी, वह मुझे समझ में आया। जब मैं ये सब बातें अपने पति को बताती तो वह मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि उन पर किसी तावीज़ का असर है। वे अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते थे और अपनी माँ व नंदों के अत्याचारों से मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। इसी तनाव में मेरा गर्भपात हो गया। हर महिला अपने पहले बच्चे से बहुत लगाव रखती है, लेकिन मेरी ये खुशी भी खत्म हो गई। जब मैंने अपने पति को सब बताया तो उन्होंने मुझे डांटा और मारा भी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और कहा कि उन्होंने मुझसे शादी करके पछतावा किया। मैं बिल्कुल अकेली महसूस करती थी क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। उन दिनों मेरी नंद मुझे देखकर हंसती रहती थी और कई बार वह मुझे इतना तंग करती कि मैं बिल्कुल परेशान हो जाती थी। मैं कई बार घर छोड़कर चली भी गई, लेकिन मेरे पास कहीं जाने को कोई नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास और नंद ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और वहां एक लड़के को भेज दिया। उसी वक्त मेरा पति घर आ गया। मैं फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने मेरे बच्चे को नाजायज़ कहकर मुझे घर से निकाल दिया।
मेरी एक सहेली यानी शमा की माँ ने मुझे अपने घर बुलाकर संभाला। उसने दिन रात मेरी ससुराल वालों की बातों के बावजूद मुझे कभी भी असहाय महसूस नहीं होने दिया। मेरे साथ मेरी सास ने पूरा साथ दिया। मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जो तुम हो। मेरे सास ने मेरे पति की तरफ इशारा किया, तब वह मुझे लेने आया और मुझसे माफ़ी मांगी। उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। मेरी नंद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा पति रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मैं भी अपने बेटे के लिए उसे माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद मेरी नंद के सदमे में आकर मेरे पति ने खुदकुशी कर ली और मेरी सास भी इस दुनिया को छोड़ गई। मैं फिर से अकेली हो गई। कुछ समय बाद मैंने अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरा दूसरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया, मेरे 3 बच्चे हुए और वे बड़े हो गए। कुछ महीने पहले एक महिला हमारे घर आई, जो मेरी नंद थी। वह हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। उसने कहा कि उसकी बेटी को मैं अपने घर में रख लूं। उसने अपनी बेटी को एक नशेड़ी और भटकती लड़की से बचाने के लिए मुझसे मदद मांगी, क्योंकि वह डरती थी कि उसका पति उसकी बेटी को गलत रास्ते पर ले जाएगा। उसने मुझे मेरे पहले पति का नाम लेकर गुहार लगाई थी, इसलिए मैंने उसे नौकरानी बनाकर रखा। लेकिन जो तुम नौकरानी समझते हो, वह दरअसल तुम्हारी बुआ की बेटी थी, जिसने मुझे आधा पागल कर दिया था। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जो उसने मेरे साथ किया, उसकी सजा उसे मिली। मैं कभी भी अपने जख्मों को भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसने फिर से वे जख्म ताज़ा कर दिए। मैंने उसकी बेटी पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैं उसे रात भर सोने नहीं देती, उसे अपनी और अपने पति की नज़रों के सामने दबाती, जब भी मौका मिलता मारपीट करती ताकि उसकी हालत वैसी ही हो जाए जैसी मेरी कभी थी। जब भी उसकी बेटी को देखती, मुझे वही औरत नजर आती थी। अब जब वह माफ़ी मांगने आए, तो मुझे उसे देखकर और भी गुस्सा आता है। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे मारा और खुद जेल चला गया। वह मुझसे रो रही थी और हम सबकी आंखें नम हो गईं। अतीत में जो कुछ हुआ, वह गलत था, लेकिन अब जो मैं उसकी बेटी के साथ कर रही थी, वह भी गलत था। वह उस घर की इज्जत थी, जो मेरी सास के सामने आकर हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी, आंटी, जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? आप भी वही सब कर रही हैं जो मेरी माँ ने आपके साथ किया। वह लड़की बार बार माफ़ी मांगती रही, कहती, बस एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दो, मैं पूरी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। लेकिन मेरी सास ने उसे देखा तक नहीं और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, ये दुनिया ऐसी है कि अक्सर बड़ों की गलतियों की सजा छोटे ही भुगतते हैं। पूरी रात वह लड़की हमारे साथ बैठकर रोती रही और मेरा दिल उसके लिए पसीजा। घर का माहौल भारी और उदास था, लेकिन जब हमारे घर में बेटा हुआ, तो खुशियों की लहर दौड़ गई। मेरी सास ने पोते को प्यार से चूमते हुए उसका नाम रोहित रखा। उन्होंने मुझसे कहा, आज जो भी तुम्हारा दिल चाहे, मुझसे मांग लो। मैं और मेरे पति उनके कदमों में बैठकर बोले, मान जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे भुला दीजिए और इस नौकरानी साधना के लिए अपना दिल खोल दीजिए, उसे अपनी छोटी बहू की तरह अपनाइए। मेरी सास कुछ देर हमें देखती रही, फिर साधना को बुलाकर गले लगा लिया। उस दिन उन्होंने हिम्मत से माफ़ी मांगी। आज कई साल बीत चुके हैं, साधना की शादी मेरे देवर से हो गई है। मेरे ससुर भी अब मुझसे झगड़ा नहीं करते। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियों का ही बोलबाला है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।